नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग सक्रियता श्रेणी को पढ़ लिए थे और सक्रियता श्रेणी को पूरा का पूरा आप लोगों को याद करा दिया गया था। सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी होती है जो धातुओं की सक्रियता के बारे में बताती है, यानी कौन सी धातु ज़्यादा सक्रिय है या कम सक्रिय है, इसके बारे में ये हमको सक्रियता श्रेणी बताती है। इसको 3 खंडों में हम लोग डिवाइड किए थे। एक उच्च अभिक्रियाशील धातुएँ, एक मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और एक निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो हैं काना का मंगल यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। उसके बाद में मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जिफी पीकू यानी जिंक, फेरस और लेड और कॉपर। और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं आगे आवो पीटी, आगे आवो पीटी। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए थे। सबसे ऊपर वाली ये सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करती हैं, बीच वाली मीडियम में अभिक्रिया करती हैं, सबसे नीचे वाली सबसे कम अभिक्रिया करती हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। एक तो हम इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि इससे हम लोग क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बेटा, सबसे पहले जो जानकारी है वो ये है कि सबसे अधिक सक्रिय और कम सक्रिय तत्वों का इससे पता लगाया जाता है। कौन सी धातु सबसे अधिक सक्रिय है, लिस्ट देख करके ही हम बता सकते हैं। हमको बहुत ज़्यादा याद करने या याद रखने की आवश्यकता नहीं होती अगर ये सक्रियता श्रेणी हमारे सामने है। अगली है कि सक्रियता श्रेणी में अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। इसका मतलब समझिए, जैसे ये है अपना सोडियम। सोडियम जो है वो नीचे का कोई भी धातु होगी, जैसे जिंक, इसका लवण है, मान लीजिए जिंक सल्फेट है, मान लीजिए जिंक सल्फेट है। अब ये क्या करेगी, जिंक सल्फेट में जिंक को विस्थापित कर देगी। ये इसका काम होगा, खुद यहाँ पे जुड़ जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही है? बात यह है कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं, मान लीजिए पोटेशियम है, नीचे की धातु के लवण से उस धातु को विस्थापित करके स्वयं वहाँ पर चिपक जाती है। जैसे पोटेशियम और जिंक, जिंक का कोई लवण ले लेते हैं, जैसे ZnCl2 जिंक क्लोराइड। तो पोटेशियम जब आएगा ना, पोटेशियम उच्च अभिक्रियाशील धातु है, ये जिंक को लात मार के यहाँ से विस्थापित कर देगा और खुद यहाँ पर जुड़ जाएगा और KCl के अणु बना लेगा बेटा। यानी उच्च अभिक्रियाशील धातु, ऊपर कोई धातु है तो नीचे की धातु के लवण से उस धातु को विस्थापित करने का काम करती है। तो ये भी हम लोग देखने मात्र से इसकी जानकारी को हासिल कर सकते हैं कि किस प्रकार से सक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातुएं नीचे की धातुओं को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग ये जानेंगे कि धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता ज्ञात की जाती है। इसमें भी जो ऊपर वाली धातुएं हैं वो हाइड्रोजन का विस्थापन करती हैं और नीचे वाली धातुएं हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती हैं। मतलब श्रेणी में जो ऊपर आएंगी वो पानी से हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकती हैं और नीचे वाली हाइड्रोजन का विस्थापन कतई नहीं करेंगी। ये भी हम लोग जान सकते हैं। यानी कोई आपसे पूछे कि पोटेशियम का हाइड्रोजन विस्थापित करेगा, तो आप देखोगे ये तो ऊपर है, बिना सोचे समझे कह दोगे हाँ करेगा। कोई आपसे पूछेगा कि प्लेटिनम क्या हाइड्रोजन का विस्थापन करेगा, आप साफ साफ मना कर दोगे कि नहीं, क्योंकि ये नीचे आती है इसलिए विस्थापित नहीं करेगा। आपको कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रयोगशाला में बैठने की आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है कि सक्रियता श्रेणी की कोई भी धातु अपने से नीचे की धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। ये शायद 2 बार लिख गया है क्या? ठीक है, हाँ ये शायद 2 बार लिख गया है। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जो पढ़ा चुके हैं इसको हम बता चुके हैं। ठीक है बेटा, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं की परस्पर अभिक्रिया कैसे की जाती है। ठीक है, नमस्कार।